नमस्कार, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर CBSE सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं वो है क्लास 9th इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है, मेन टेक्स्ट बुक बी हाइव। उस बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस साउंड ऑफ म्यूज़िक में दो लोगों की कहानी है और दोनों लोग की जो कहानी है वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में, म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा वो सफल हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उनको उनके लाइफ में उनके अचीवमेंट्स के लिए मिले हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम, एक लड़की की कहानी है जो कि लगभग 17 ईयर्स की, 17 साल की है और उसका नाम है एवलिन ग्लेनी। और दूसरी एक कहानी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक हमारे देश में एक उस शहनाई के सबसे बड़े कलाकार हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये एक लड़की की कहानी है जब वो पैदा हुई तो उस टाइम वो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक थी, वो सुन भी सकती थी और वो बोल भी सकती थी। लेकिन जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी मदर ने रियलाइज़ किया कि लड़की को जब कुछ बोला जाता है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उनको ऐसा लगा कि वो सुन नहीं सकती है। तो जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इस लड़की की जो है एक नर्व है जो वो डैमेज हो गई है और इस वजह से उस लड़की का सुनना बंद हो गया है। और उसके बाद वो किस तरीके से म्यूज़िक में अपने आप को ट्रेन करती है और किस तरह अलग अलग जगह जाकर देकर वो परफॉर्मेंस देती है, किस तरह से उसने म्यूज़िक को सीखा और सीखने के बाद वो इंटरनेशनल स्टेज पर किस तरह से उसने परफॉर्म किया और किस तरीके से उसने बहुत सारे ढेरों अवार्ड्स भी जीते। और बावजूद इसके कि वो फिजिकली डिसेबल्ड थी, शी वॉज नॉट एबल टू हियर, उसके बाद भी उसने म्यूजिक में बहुत नाम कमाया। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट एंड बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो राइटर ये इसमें कहने की कोशिश करता हो कि भगवान ने इस लड़की से इसकी जो सुनने की क्षमता थी वो छीन ली, लेकिन बदले में भगवान ने उसको कुछ एक ऐसी अद्भुत चीज़ दी, जो पूरी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अद्भुत है। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं, जो हम साउंड सुनते हैं, जो हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम केवल उसको सुनते हैं, लेकिन वो लड़की उस म्यूज़िक को सेंस करती है और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकती है। एंड दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। अब क्योंकि उसकी सेंस करने की क्षमता बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए से वो म्यूज़िक को जब वो प्ले करती है म्यूज़िक तो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये उस व्यक्ति की कहानी, उस लड़की की कहानी है जो फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी ना सिर्फ उस फिजिकल एबिलिटी को उसको पार किया जो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, और वो अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल हुई। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो एक कहानी की लड़की शुरू होती है, वो कहीं जा रही है और वो क्या कर रही है, वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का आने का वेट कर रही है। वो लड़की कैसी, शी इज़ अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की है वो, जो कि कितने साल की, शी इज़ 17 years ओल्ड। वो वैसे तो 17 साल की है, लेकिन देखने में वो लड़की ऐसा मालूम पड़ता है कि 17 साल से भी छोटी है। अब चूंकि अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, जैसे ही ट्रेन आने का समय होता है तो वहाँ पर जो भीड़ होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, जॉस्टल का मतलब धक्का मुक्की करना एक दूसरे से। जब आपने देखा होगा, जैसे ही कोई ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर तो बहुत सारे लोग उस ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं एक साथ, तो उसमें लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, और इसको बोलते हैं deaf। लिखा डीफ जाता है, पढ़ा इसको डेफ जाता है। और वो लड़की बहुत ही एक्साइटेड थी, थोड़ी सी नर्वस भी थी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड किस लिए थी, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, लंदन में एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है जो कि बड़ी प्रेस्टिजियस, बड़ी प्रख्यात संस्था है। वहाँ उसका फर्स्ट डे था, उसका वो पहला दिन था। एंड बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। ये चैलेंज उसके लिए बड़ा था, और सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी, सुनने की क्षमता थी, जो खत्म हो चुकी थी और पूरी तरीके से डेफ यानी कि बहरी हो चुकी थी, सुनने की क्षमता उसकी खत्म हो गई थी।
Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. जो एवलिन की जो सुनने की क्षमता है वो ऐसा नहीं कि वो पैदा होने के तुरंत बाद वो उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। जो उसको लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की क्षमता वो धीरे 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 करके ख़त्म होती चली गई। एक दिन उसकी मदर ने रियलाइज़ किया, उसको याद है कि एक दिन उसका नाम पुकारा गया जब वो 8 साल की थी। जब उसका नाम बोला गया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, उन्होंने उसका नाम बुलाया लेकिन वो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, उसकी माँ कहती है कि मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, ये अनुभव हुआ कि उसका नाम बोला गया और उसने उस नाम को सुना ही नहीं। सेज आइजाबेल ग्लेनी, आइजाबेल ग्लेनी उस लड़की की मदर का नाम है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब देखिए जैसे कि उसके मैंने कि बताया उसकी सुनने की क्षमता ऐसा नहीं कि एक बार में ही ख़त्म हो गई थी, वो धीरे 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 सुनने की क्षमता उसकी ख़त्म हो गई थी। और कुछ समय तक तो वो लड़की अपनी आपकी जो उसका डिसेबिलिटीज़ को छुपाने में कामयाब रही अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई तो स्कूल में उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसकी जो ना वो होमवर्क सही से करके लाती थी ना उसको सुनाई पड़ता था, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो धीरे 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 डिटेरियोरेट होने लगी, ख़राब होने लगी। तो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो इसको प्रिंसिपल कह सकते हैं या पूरे स्कूल का इंचार्ज जो होता है उसको हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, उन्होंने उस लड़की के पेरेंट्स को बोला कि आप जाइए और किसी स्पेशलिस्ट को इसको दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो जब उन्होंने वहाँ जांच की तो पाया कि इस लड़की की सुनने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुँच चुकी है। और किस कारण हुई? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। कान की जो नर्व जो ब्रेन में जाती है, जिसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं, वो नर्व डैमेज हो चुकी थी, इसकी वजह से उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी। एंड दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद द हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उन्होंने उसको एडवाइस किया डॉक्टर ने कि भाई ये लड़की क्योंकि एक डिसेबल्ड है, वो सुन नहीं पाती है, तो उसको एक तो पहले तो हियरिंग एड लगाया जाए जो कान में सुनने वाली मशीन होती है, और उसको एक स्पेशल स्कूल जिनको जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल में उस लड़की को भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन कहती जब मैंने इस बात को सुना समझा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया कैसी हो गई, बिल्कुल ब्लैक हो गई, मेरी ज़िंदगी पूरी अंधकार में चली गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। तो एवलिन ने उस टाइम डिसाइड किया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अब इन सब चीज़ों से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। इस लड़की को शुरू से ही म्यूजिक में बड़ा ही इंटरेस्ट था। उसने ये डिसाइड कर लिया, वो बहुत ही डिटर्मिन्ड थी, बिल्कुल दृढ़ निश्चय उसका था कि वो नॉर्मल लोगों की जैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी और उसका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उस म्यूजिक के इंटरेस्ट को वो आगे बढ़ाएगी, उसको वो परस्यू करेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की क्या है जाइलोफोन प्ले कर रही है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी तस्वीर यहाँ पर इस साइड में लगी हुई है। जाइलोफोन इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द रोज ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ये आपने जाइलोफोन का फोटो देखा होगा। तो उसने एवलिन ने देखा कि एक दिन एक लड़की जाइलोफोन को प्ले कर रही थी और उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोनस को प्ले करना चाहती है, उसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, अरे तुम्हें तो सुनाई तो पड़ता नहीं है, तुम अगर सुनाई नहीं पड़ता तो म्यूज़िक को तुम सीखोगे कैसे, और तुम्हें नोट्स के बारे में क्या जानकारी है, म्यूज़िक में साउंड प्रोड्यूस होता है वो तुम्हें सुनाई तो पड़ता नहीं है। लेकिन एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट वो लोग होते हैं जो ड्रम वगैरह बजाते हैं, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें जैसे ढोल होते हैं, ड्रम होते हैं, उनको जो लोग प्ले करते हैं उसको बोलते हैं परकशनिस्ट। तो एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉब्स। उन्होंने देखा इस लड़की के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, तो उन्होंने क्या किया एक दिन, he began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say, try to sense it in some other way. तो उन्होंने कि 2 ड्रम लिए, 2 लार्ज बड़े बड़े ड्रम लिए और उनको डिफरेंट नोट्स पर सेट कर दिया और उस लड़की को इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि इसका जो म्यूज़िक है उसको कान से सुनने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे पता है तुम सुन नहीं पाओगी, तो इसको किसी और तरीके से सेंस करने की, समझने की कोशिश करो।
Suddenly I realized that I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. अब कह रहा है कि जब वो ड्रम को उन्होंने बजाना शुरू किया तो एवलिन कहती है मुझे जो उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो मुझे समझ में आने लग गया, वो मुझे सेंस होने लग गया। कैसे? जो हायर नोट पर ड्रम सेट किया गया था उसका जो वाइब्रेशन था वो उसको कमर के ऊपर फील होता था, और जो लोअर नोट पर ड्रम सेट किया गया था वो उसको वेस्ट के कमर के नीचे वाले हिस्से में उसका साउंड वो उसको सेंस महसूस होने लगा। Forbes repeated this exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो रॉन फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को कई बार रिपीट किया, बार बार कई बार दोहराया, और एवलिन को ये महसूस हुआ कि वो बेसिकली जो ड्रम में जो डिफरेंट साउंड, जो म्यूजिकल नोट्स की वजह से जो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसको अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो एक्चुअली फील कर रही है। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. कह रहा है कि इस तरीके से मैंने म्यूजिक को सेंस करना सीखा, अपने माइंड से उसको सेंस करना सीखा, अपनी बॉडी में उसके वाइब्रेशंस को फील करना सीखा, और बाकी जो है जो मैं आज जिस स्टेज पर मैं पहुंच चुकी हूँ वो केवल और केवल मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा दृढ़ निश्चय था और मेरी मेहनत थी। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत थी उसके पीछे। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. उसके बाद से उस पॉइंट के आगे उसने कभी पीछे मुड़कर लाइफ में नहीं देखा। उसके बाद उसने एक यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, उसके साथ एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम गई, वहाँ पर एक टूर किया, और जब वो 16 साल की हुई उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे चलकर म्यूज़िक में ही अपनी लाइफ बनानी है, म्यूज़िक में ही अपना कैरियर बनाना है। She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. एक बार एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रख्यात ये इंस्टीट्यूशन है लंदन में, तो उसने उसके लिए उसमें एडमिशन के लिए एक बार ऑडिशन दिया। ऑडिशन का मतलब आप समझते हैं जैसे फिल्मों में काम करने के लिए या सिंगर्स का जो ऑडिशन होता है वो टेस्ट कर चेक करके देखते हैं कि आप कितने उस काम में परफेक्ट हैं, कितने आप अच्छे हैं। तो जब उसने वहाँ ऑडिशन दिया तो उसके जो मार्क्स, उस टेस्ट में मार्क्स आए, वो उस इंस्टीट्यूशन की पूरी हिस्ट्री में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे। एंड शी मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। तो शुरू में तो वो ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो शुरू में तो वो म्यूजिकल जो ग्रुप होते थे उनका वो पार्ट होती थी, और बाद में धीरे धीरे उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसका 3 साल का जो कोर्स था वहाँ पर, वो 3 साल का कोर्स समाप्ति होने तक उसके झोली में या उसके पास उसने बहुत सारे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उस इंस्टीट्यूशन के थे बहुत सारे अपने नाम कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब ये जितना भी उसने अचीवमेंट पाया, जितना भी उसने अपनी लाइफ में पाया वहाँ पर, तो उसको वो बहुत बड़ा अपना हेरोइक अचीवमेंट नहीं मानती है। वो क्या कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप मेहनत करते हो और आपके अंदर लगन है और अच्छी श्रद्धा है किसी काम को करने के लिए, और आपको रास्ता पता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको अपनी मंजिल पता है, तो निश्चित रूप से आप कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1000 instruments and a hectic international schedule. So अपनी इस विल पावर की वजह से, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड की बहुत ही प्रख्यात म्यूजिशियन बनी, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जिस पर उसको मास्टरी, यानी कि वो उनको अच्छी तरह से बजाना उन्होंने सीख लिया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जब वो फेमस हो गई, उसकी जो ट्रेनिंग थी वो उसने ट्रेनिंग पूरी कर ली, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस देने लगी और थोड़ा सा उसको रिकग्निशन और अवार्ड मिलने लग गए, तो उसने क्या किया कि उसने दूसरे देशों में भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। और उसका जो शेड्यूल था वो बहुत ही हैक्टिक, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता था, हमेशा वो बहुत बिजी रहती थी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब कहता है ये इंट्रीगिंग का मतलब बड़ा आश्चर्य होता है, जो राइटर है वो उसके बारे में बोल रहा है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लड़की सुन नहीं सकती है वो इतने परफेक्शन के साथ किसी भी परफॉर्मेंस को इतने परफेक्शन के साथ कैसे दे जाती है, और जबकि उसको सुनाई भी नहीं पड़ता है। इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब किसी प्रेस रिपोर्टर ने उसके साथ कोई इंटरव्यू लिया होगा कि लगभग 2 घंटे का उनका कॉन्वर्सेशन था, डिस्कशन था, तो वो प्रेस रिपोर्टर बोल रहा है कि 2 घंटे का जो हमारा डिस्कशन था, मुझे ऐसा लगा कि उस 2 घंटे में उसने मेरा बोला हुआ एक भी शब्द मिस नहीं किया। तो उसके पीछे क्या कारण था वो उसको एक्सप्लेन भी करती है। मैन, MEN, मैन प्लूरल यहाँ पर, विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। कहता है जिन लोगों की दाढ़ी होती है
उनको मुझे समझने में बड़ा दिक्कत होती है कि वो क्या बोल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। क्योंकि जिनके चेहरों पर घनी दाढ़ी होती है उनके फेशियल एक्सप्रेशन सामने नहीं आ पाते हैं और इनके लिप को मूवमेंट को पढ़ना भी थोड़ा सा आसान नहीं होता है। तो वो कह रही है कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है चेहरे पर उनको समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं सिर्फ ना सिर्फ लिप रीडिंग करती हूँ, बल्कि मैं पूरे फेशियल जो एक्सप्रेशन उनको पढ़कर समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या कह रहा है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। तो वो जब बोलती है, शी स्पीक फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस का मतलब बिना किसी गलती के, बिना फंबल किए वो फ्लॉलेसली फ्लुएंटली बोलती चली जाती है। और उसका जो बोलने का लहजा है वो थोड़ा सा स्कॉटिश है, एक्सेंट जो उसका बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा स्कॉटिश है। स्कॉटलैंड एक जगह है। और वो कह रहा है कि देखो, वो लड़की कहती है माई स्पीच इज़ क्लियर, मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल साफ तरीके से बोलती हूँ। उसका कारण क्या है कि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं अच्छी तरीके से सुन सकती थी। जो ये डिसेबिलिटी हुई है वो 11 साल के बाद हुई है, तो मतलब पैदा होने से लेकर 11 साल तक मुझे सब चीज़ें अच्छी तरीके से सुनाई पड़ती थी। और इसीलिए मैं जो बोलती हूँ वो बहुत ही क्लियर होता है, क्योंकि मुझे वो सारे वर्ड्स पता हैं। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन कहता है राइटर बड़ा कंफ्यूज था इस बारे में, ये सुन कर कह रहा कि वो चलो तो वो तो ठीक है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ लेती हैं, आप लिप रीडिंग भी कर लेती हैं, आप स्पीच बिल्कुल क्लियर बोल लेती हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने फ्रेंच और जैपनीज लैंग्वेज कैसे सीख ली। एंड फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कह रहा है जहाँ तक म्यूजिक की बात है, ये मेरी बॉडी के हर पार्ट में, जैसे किसी चीज़ में उड़ेला जाता है, ऐसा लगता है कि वो म्यूजिक मेरी बॉडी के हर अलग अलग पार्ट में पोर इन होता है। इट टिंगल्स इन द स्किन एंड माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। ये टिंगल कहते हैं जिससे गुदगुदी करना। उन्होंने इसका वर्ड मीनिंग में यहाँ पर दिया है, कॉजेज अ स्लाइट ट्रिकिंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन। बॉडी में किसी को गुदगुदी करो तो उसको कैसा सेंसेशन महसूस होता है। कह रहा है ऐसा सेंसेशन मुझे अपनी पूरी बॉडी के स्किन में महसूस होता है, मेरी चीक बोन्स जो हैं उनमें महसूस होता है, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मुझे वो वाइब्रेशन है वो फील होते हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। कह रहा है जब मैं xylophone बजाती हूँ तो उससे जो वाइब्रेशन निकलता है, वो वाइब्रेशन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलकर जिन स्टिक्स से मैं उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रही हूँ उस स्टिक से पास होता हुआ मेरी उंगलियों की टिप पर पहुँचता है। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। और वो क्या करती है, जब वो म्यूजिक प्ले करती है, xylophone बजाती है, तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठती है। उससे क्या होता है, जो रेजोनेंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है, रेजोनेंस का मतलब जो वाइब्रेशंस या एकोइंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है, वो उसकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। और एक काम और करती है, क्या करती है, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब भी कोई वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देती है तो वो क्या करती, खासकर लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर जब वो किसी हॉल में या कहीं पर भी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस देती है, तो हमेशा वो नंगे पैर जाती है, अपने शूज़ उतार कर जाती है। उससे क्या होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है, वो उस लकड़ी के फ्लोर से, उसके पैरों से होता हुआ उसकी पूरी बॉडी में एंटर कर जाता है और वो उसको फील कर पाती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। कह रहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होना, कि एवलिन अपने जो उनके ऑडियंस है, जो उसको सुनने और देखने आते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखने आते हैं, कह रहे वो उनको बहुत डिलाइट करती है। वो उस ऑडियंस को इसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको एक बहुत ही प्रख्यात, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, और वो अवार्ड का नाम क्या था, सोलिस्ट ऑफ द ईयर। सोलिस्ट वो लोग होते हैं जो सिंगल अपने अकेले की जो परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे कोई गिटारिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है, वो अकेले ही स्टेज पर परफॉर्मेंस देता है, उसको सोलोइस्ट बोलते हैं। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us, and that is why she expresses the music so beautifully। ये लाइन हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो एक और परकशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, वो ये कहते हैं, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में उनका पूरा उसको यहाँ पर लिखा गया है कि हो सकता है कि भगवान ने उसकी जो हियरिंग पावर वो उससे छीन ली हो, लेकिन बदले में भगवान ने उसको एक ऐसा टैलेंट दिया है, एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है जो हम में से किसी के भी पास नहीं है। हम तो म्यूज़िक को सिर्फ सुनते हैं, लेकिन वो म्यूज़िक को फील करती है, उसके वाइब्रेशंस को फील कर लेती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम में से किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा तरीके।
एंड दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने जो उसका जो टैलेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक। वर्कोलिक वो लोग होते हैं जिनको काम करना बहुत पसंद है, वो कई कई घंटे लगातार काम में ही अपने बिजी रहते हैं और काम को ही वो सब कुछ मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ये बात सही है कि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे हमेशा काम करते रहना अच्छा लगता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। कह रहे मुझे देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके क्या कारण है? मेहनत इसलिए दूसरों लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो मैं हियरिंग डिसेबल हूँ, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। तो बाकी म्यूजिशियंस के मुकाबले मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे उन सब चीज़ों को सीखना पड़ता है अलग तरीके से और फिर प्रैक्टिस करके उसको परफॉर्म करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो कहती है इसके बदले में मुझे जो रिवॉर्ड मिलता है, जो उसका बदले में इनाम मिलता है वो इनॉर्मस है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। इसके अलावा जो जितने भी वो कॉन्सर्ट करती है, नेशनल हो या वो इंटरनेशनल हो, जो कि ज़्यादातर पेड कॉन्सर्ट होते हैं जिसके बदले में उनको अच्छी खासी फीस मिलती है, कहती है इसके अलावा वो प्रिजन्स में, जेल्स में और हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए फ्री कॉन्सर्ट देती है, पैसा नहीं चार्ज करती उनसे। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो छोटे बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनको भी वो ट्रेनिंग देती है, उनको भी वो क्लास में ट्रेनिंग देती है और वही उसका वो उसको प्राथमिकता देती है। हाई प्रायोरिटी का मतलब है किसी काम को पहले करना है, किसी काम को बाद में करना है। तो कह रहा है कि इन सब के बीच जो बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनको सिखाने की मेरी प्राथमिकता रहती है। एन रिचलिन ऑफ Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. कह रहा है ये हम एक एन रिचलिन है, वो बीथोवन फंड फॉर चिल्ड्रन, डेफ चिल्ड्रन करके कोई एक एसोसिएशन होगा, उसकी शायद वो हेड है या फिर वो किसी अच्छी पोजीशन पर होंगी। तो ये कहते हैं कि ये जो बच्चे डेफ हैं, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बहरे हैं, उन सब के लिए ये लड़की एवलिन एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा स्रोत है बहुत बड़ा। और हमें उसको देखकर ऐसा लगता है कि देखो, ऐसा कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है कि आप अगर एक बार सोच लें कि आपको कहाँ जाना है, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही आप हार्ड वर्किंग है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ आप निश्चित रूप से कभी ना कभी पहुँच ही जाएंगे। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। कह रहे जितने साल की वो है उतने साल में उसने अपने लाइफ में इतना कुछ पा लिया है जो उसकी उम्र के दुगने लोगों भी उतना वहाँ तक पहुँचकर उन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते। उसका जो नेम और फेम और रेपुटेशन, दुनिया भर के अवार्ड्स और दुनिया भर में उसका नाम जो हुआ था, वो कहते हैं उसके जितनी उम्र में उसने पा लिया उसकी दुगनी उम्र के लोगों को भी वो चीज़ कभी नसीब नहीं हुई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था उसकी लाइफ में? सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा हर्डल या कर रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो लड़की सुन नहीं सकती थी। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। कह रहे हैं कि देखिए परकशन जो होते हैं, खासकर आपने देखा होगा जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं उसमें जो परफॉर्मर होते हैं, जैसे कोई सिंगर है या कोई डांसर है, वो हमेशा फ्रंट पर होते हैं और उसके बाद उसके पीछे म्यूजिशियन होते हैं और पीछे कहीं जाकर साइड में कहीं परकशनिस्ट जो होते हैं, यानी कि जो जैसे कोई तबला है या ड्रम है या ढोल है, इनको बजाते हैं, उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है स्टेज पर। लेकिन कहते हैं ये जो लड़की है इसने परकशन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ला दिया लोगों के सामने, यानी कि जो चीज़ स्टेज पर मेन सिंगर या मेन परफॉर्मर के पीछे रखी जाती थी वो अब फ्रंट पर आ गई और फ्रंट पर आके उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये सिद्ध किया, ये दिखाया लोगों को कि भाई ये चीज़ भी बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है, बहुत ही अच्छी हो सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड एंड पीपल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है या किसी और तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और लोग जब उसकी तरफ देखते हैं तो क्या कहते हैं? इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर वो ऐसा कर सकती है बावजूद इसके कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, उसकी हियरिंग प्रॉब्लम जो पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो जब ऐसी लड़की इतना सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। कह रहा है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ही
सुख की जिसको कहते हैं एनॉर्मस प्लेजर का मतलब यहाँ पर जैसे कोई खुशी की बात जो होती है, बहुत सारे लोगों को उसने अपने म्यूज़िकल जो टैलेंट था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। तो ये कहानी दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय डेब्रा कॉवली, और एक लड़की की कहानी जिसका नाम था एवलिन, ये हमने पढ़ा। आपको मैंने इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा उस बारे में मुझे ज़रूर अपना कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।